हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये यूट्यूब चैनल है एक हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, जिनको यूपीएससी क्लियर करना है, ना कि एसएससी और बाकी चुटकल पुटकल से एग्जाम्स। उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनमें एक ही काम होता है, एक का चार एक का 10। 10 क्वेश्चन करो एक दिन में, काम करो। लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उससे रिलेटेड अपन को करंट अफेयर करना है इस यूट्यूब चैनल। क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे, पहले भी मैं स्टडी करता था, जैसे कि स्टडी आईक्यू हो गया, पास फाइंडर, पाथवे, ये जितने भी यूट्यूब चैनल पहले तो अच्छी अच्छी करंट अफेयर्स जो यूपीएससी से रिलेटेड होती थी वो बताते थे। लेकिन अब इनका काम सिर्फ इतना हो चुका है, या तो ये कोर्स बेचेंगे, ओके, या तो ये सीधे सीधे अपना मतलब जो चटक पटक न्यूज है वही बताएंगे। ये आपको भी लगता हो तो अब उन चीज से आगे निकलने के लिए, क्योंकि हमको तो एग्जाम निकालना है, चटक पटक न्यूज से हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया सिर्फ आपके लिए। गॉट इट? तो अब हम अपनी करंट अफेयर्स की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आज है डे 1। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज की करंट अफेयर का सबसे पहला नंबर देखो। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता, मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना आप खुद इसको नोट डाउन करते रहिए। अब सबसे पहले करंट अफेयर्स पे, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला करंट अफेयर, थीमेटिक हब। हब मतलब बहुत सारे कलेक्शन का एक पॉइंट, इस जैसे कि एक बहुत सारे कलेक्शन का एक पॉइंट, ओके, इंक्लूडिंग। तो अभी थीमेटिक हब ये वर्ड यहाँ पे क्यों आया है? अब इसके नीचे हमें दिख रहा है नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम मिशन से आपको क्वांटम कंप्यूटिंग याद आता होगा, ठीक है। अभी कुछ ही एक महीने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग न्यूज में था। तो नेशनल क्वांटम मिशन का एम क्या है? इस मिशन का सीधे सिंपल एम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना ज्यादा हो जाए, क्वांटम्स में इतना हो जाए कि हमारे यहाँ इकोसिस्टम क्वांटम टेक्नोलॉजी का डेवलप कर जाए। अब ये इकोसिस्टम बनाने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सिंपल। अब थीमेटिक हब का मतलब क्या है? अब इसमें एक थीमेटिक हब का मतलब ये है कि मतलब ये हब क्यों है और ये अभी न्यूज में क्यों है? इस क्योंकि ये थीमेटिक हब इज लाइक कलेक्शन। तो इस कलेक्शन में होगा क्या? माही कलेक्शन, एक कपड़ों का कलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, छपरियों का कलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, एक हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जब मिलके बात करते हैं तब क्या होता है? इसमें होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज जब कोलैब करेंगी तो जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब नेशनल क्वांटम मिशन इज वन ऑफ द 9 मिशन अंडर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर कौन से मिशन है, तो उनमें से एक है नेशनल क्वांटम मिशन। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड आउट है, और बाकी के 8 जो भी हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसकी मिशन ड्यूरेशन क्या है अपने नेशनल क्वांटम मिशन की? 2031 से जी। ये 2022 में 23 में स्टार्ट हुआ था, 22 में इसकी बातें चालू हुई थी, 23 में ये स्टार्ट हुआ, 31 तक ये चलेगा। ओके, अब हम आते हैं एनालिसिस, मतलब अब इसमें टेक्नोलॉजिकल क्या क्या, मतलब अब क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं कुछ चीजों में कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, जो अपने जो थीमेटिक हब्स है उसमें जो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो काम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्वांटम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रखे जाते, उनको चाहिए चिलिंग कोल्ड, भाई ठंडी लगनी चाहिए, मतलब चिलिंग कोल्ड जैसे मान के चलो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में रखा जाता है उन कंप्यूटर्स को, क्योंकि वो बहुत हीट करते हैं। उनका काम क्या होता है? जो नॉर्मल कंप्यूटर्स 200 साल में भी काम नहीं कर पाएंगे ना, वो ये सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरा सॉल्यूशन, मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाल देगा। भाई मैं ये सोच नहीं पाता कि ये कौन आदमी है जो 200 साल का मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहा है क्वेश्चन बैठ के। ये लॉजिकल चीजें है ना, तुमको लग रही है, उनको नहीं लगती जो उसके पीछे दिमाग लगा रहे हैं, मूर्ख लोग हैं हम। ठीक है, चलिए क्वांटम कंप्यूटर
और नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? क्यूबिट्स का। क्यूबिट्स क्या है? देखो बाइनरी बाइनरी कोड्स में ये हमारा नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है, 0 and 1। अभी 0 and 1 इस मतलब क्या होता है, रेंडमली होता है, जैसे 0 के बाद 1 आएगा। लेकिन अगर 0 और 1 सेम टाइम पे यूज कर सके तो वो क्यूबिट्स है। क्यूबिट्स कैन यूज बोथ 0 and 1 एट द सेम टाइम। और ये आईआईएससी बेंगलोर ने बताया। अब क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है एनकोडिंग, किसकी? इंफॉर्मेशन की, जो कि क्वांटम स्टेट्स में है। ठीक है, टिपिकली ये तो फैंटम या फिर फोटोन्स के साइज के होते हैं, लाइक पार्टिकल्स जैसे होते हैं। ये क्या है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इट्स वेरी की। अब क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब कम्युनिकेशन का काम कहाँ जाएगा? सॉरी, मैंने कंप्यूटर्स बोल कंप्यूटिंग बोल रहा हूँ। क्वांटम कम्युनिकेशन काम किधर है? जैसे कि अपना इंडिया इधर है, इंडिया का एक जासूस हमने बैठा रहेगा चाइना के हांगकांग के एक गांव जैसे इलाके में। तो ये जो हमारा मैसेज इंडिया से जाएगा चाइना के हांगकांग के गांव जैसे इलाके में, तो वो डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज फ्यूचर। ठीक है, अभी क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल। है कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं भाई? चुप हो जा। तेरी ठीक है, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी इज सिंपल। मेट्रोलॉजी में जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसमें हमको सेंसिटिव सेंसिटिव एंड हाई रेजोल्यूशन वाला डाटा हमको इजीली पता चल सकता है, और उसके थ्रू हम अपनी जियो मॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लाइक जो आने वाले खतरे हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब ये काम कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। ये देखो, मैंने कुछ कॉलेजेस भी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है बेंगलोर आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम मेट्रोलॉजी के लिए आईआईटी बॉम्बे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है द वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट। पता है, एक फैक्ट है कि यूएसए में जितना डेप्थ है ना, उतना आप देखोगे तो खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे। ये जो सुपर पावर रियल में है, उसकी रियलिटी कुछ और है। वो असलियत में सुपर पावर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डेप्थ में चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो अडानी होगी तो डेप्थ में चल रहा है, तो उस डेप्थ का कैसे तुम एसेट और कैपिटल बनाओगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं गलती से इकोनॉमिक्स में आ गया हूँ, इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे साथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसकी फाइंडिंग क्या आई? तो हाँ, डेप्थ देखो, डेप्थ मतलब क्या होता है? लोन लेना, कर्जा लेना। अब कर्जा तो तुम भी देते हो अपने दोस्त को, लेकिन ये कर्जा तुम जो अपने दोस्तों को देते हो उसकी वापस आने की उम्मीद मत रखना। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए मत रखना क्योंकि लड़ाई हो सकती है। तुम उनसे बोलोगे, वो तुमसे झगड़ा ले लेंगे कि मैं इट्स चैनल फॉर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। चले तो अब इस रिपोर्ट की, वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट की, दुनिया में कितना कर्जा है? यूएसए में सबसे ज्यादा कर्जा है। अभी पूरे दुनिया में ग्लोबल में मतलब कितना कर्जा है? 97 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन डॉलर्स में क्या है मतलब? ट्रिलियंस ब्रो, इट्स वेरी सिंपल। मैं रोज सुनता हूँ ट्रिलियंस के बारे में। 1 ट्रिलियंस में पता कितने जीरो आते हैं? 10 to the power 12 जीरो आते हैं। कितना पैसा है? इंडिया में अभी कितना है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। और ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जे का मतलब क्या हुआ? मतलब पब्लिक डेप्थ है। पब्लिक डेप्थ मतलब कुछ तो इंटरनल डेप्थ होगा, कुछ एक्सटर्नल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ मतलब सिक्योरिटीज के थ्रू जो इंडिया उठाता रहता है, अपने बॉन्ड्स वगैरह जारी करता है। एक्सटर्नल मतलब सीधे डायरेक्ट लोन ले लिया। अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो लोन उठा रही है, उनके लिए वो 1 to 2% इंटरेस्ट पे करनी है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो 10 से 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। समझे? अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? जिसकी डेप्थ ओवरहैंगिंग हुई, कुछ कुछ डेप्थ डेप्थ ओवर रैंक। ओवरहैंग का मतलब रहेंगे ओवरहैंग। लेट मी चेक वंस। देखो, डेप्थ ओवर हैंग का मतलब तो ये होगा कि तुमने इतना लोन उठा लिया कि तुम
लोन पे लोन उठाए जा रहे हो और आगे तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज ऐसी आ रही है कि तुम अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए और पैसा नहीं आ पा रहा है। मतलब सोचो तुम्हारे पास कंपनी है और तुमने उस कंपनी के नाम पे इतना लोन उठा चुका है कि अब तुम्हारे पास एक ऐसी कंडीशन आई है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए और कैपिटल की जरूरत है। तो वो जो कैपिटल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, डेट ओवर हैंग ही है। आप आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पा रहे हो। अब इसमें लिक्विडिटी चैनल चैलेंज क्या होता है? चैलेंजेस की बात करें, डेप्थ ओवर हैंग के बारे में बात करें। अब लिक्विडिटी चैनल चैलेंजेस ऐसा होता है जैसे कि कुछ कंपनीज होती है, मतलब कुछ जैसे कि अपने अमेजोन हो गया, ये बंदा है तो बाहर का, लेकिन पूरी इंडिया में नेटवर्क बना के रखा है, तो इंडिया का पैसा कहाँ लेके जा रहा है? यूएस वगैरह में लेके जा रहा है। तो ये लिक्विडिटी चैलेंजेस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रिकमेंडेशन क्या है इसकी। मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा कि भाई जो इतना वर्ल्ड डेप्थ में है और जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पैसा उठा नहीं पा रहे हैं या फिर कोई स्टेबल, मतलब अगर कोई उठा रहा है तो बहुत ज़्यादा उठा ले रहा है और कुछ ज़्यादा उठा ले रहा है तो कुछ एरिया में डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि जितने भी जो पैसे देने वाले इंस्टीट्यूशन है वो तो वेस्ट से डोमिनेटेड है, तो वो जो पैसा देंगे वो हमको थोड़ा देंगे, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज को देंगे ना ज़्यादातर पैसा। तो सिंपल एज लाइक दैट ब्रो, इजी, वेरी इजी। ओके, सो ये वाला हो गया। इसके इसका चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है? एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू पैसा मिले। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो कि डेवलपिंग कंट्रीज को 12% का लोन मिले और डेवलप्ड कंट्री को सिर्फ 2% का लोन मिले? एक कोई तरीका बनाओ जिसके थ्रू आपको पैसा, मतलब जो लोन है उसका इंटरेस्ट स्टिमुलाइज होना चाहिए, वरना ये तो धोखा है, धोखाधड़ी है मेरे साथ। ठीक है, अब ये अपना खुद का है, कंटिजेंसी फाइनेंसिंग को बढ़ाना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज है, इकोनॉमिक्स में आपको ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज में। दुनिया का सबसे पहला पिंक बोलवॉर्म रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के बारे में जब भी आप सोचते हैं ना, जब भी सोचता हूँ, सबसे पहले मुझे याद आता है बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड है क्या? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आ तो गए, लेकिन इन कॉटन में मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको बीटी कॉटन के बारे में बताता हूँ। चलो, बीटी कॉटन, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियम बैसिलियस थुरिंगेजियनसिस। ठीक है, जो भी है, विच इज हार्मफुल टू बुलवॉर्म पेस्ट। अब ये देखो, ये बीटी कॉटन है, वो क्या रिलीज करता है? एक टॉक्सिन जिसको बोलते हैं बैक्टीरियम बैसिलियस। और ये क्या करते हैं? जो कीड़ा होता है बॉलवॉर्म, उसके लिए इफेक्ट करता है, और ह्यूमंस और नॉर्मल इंसेक्ट जो इस कॉटन को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने देता है। ये अपने बीटी कॉटन का असली काम है। अभी ये बीटी कॉटन का मतलब काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? तो अभी एक कॉटन की मतलब स्पीशीज कैसे बनी? तो हमने सबसे पहले जो जीन इंसर्शन किया, हमारे जो साइंटिस्ट भाई लोग हैं आराम से बैठे बैठे वहां पे काम कर रहे हैं, वो बैठे बैठे अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो क्या करते हैं? जीन को इंसर्ट करते हैं कॉटन प्लांट के डीएनए में, और फिर उससे क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। ठीक है, अब जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है जब इसके लार्वे फीड करेंगे कॉटन प्लांट में, तो ये क्या होता है? दे इंजेस्ट द क्राई प्रोटीन विच बिकम टॉक्सिक इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो? हमने एक कॉटन में जीन्स के चेंजेस करे, उसने क्राई प्रोटीन बनाया। अब ये आपका पेड़ है, उसमें एक वर्म आ गया, ठीक है, अब वो उसमें चढ़ गया कॉटन के पेड़ में, अब वो उसको खा रहा है। अब उसको खा तो रहा है, लेकिन जो उसके लार्वे मतलब जो उसको फीड कर रहे हैं वो जैसे उसको खा रहे हैं, तो उसके पेट में क्या जा रहा है? क्राई प्रोटीन, जो उनके लिए खतरनाक है और जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। ओके, अब पेस्ट कंट्रोल, क्राई प्रोटीन सिग्निफिकेंटली टारगेट पेस्ट लाइक वेल, बस वही है। अब आज की न्यूज क्या थी? ठीक है, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम कॉटन इन इंडिया, varieties like Bolgard 1 and Bolgard 2 have controlled certain woolworm species। जैसे कि देखो, अभी हमारे पास
बोलगार्ड 1 है एंड बोलगार्ड 2 है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है कुछ स्पीशीज की, जैसे कि अमेरिकन वुलवर्म, स्पॉटेड वुलवर्म। लेकिन अभी तक इन्होंने ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए जो कि मतलब इफेक्टिव नहीं इनका ये, इसके पीवीडब्ल्यू, क्योंकि ये इसने क्या किया, पीवीडब्ल्यू है क्या फुल फॉर्म? पीवीडब्ल्यू इज लाइक ये पिंक बुलवर्म रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसने ना जो हमारा बीटी कॉटन है, जो भी कॉटन है, वो जो भी चीज रिलीज करता है उसके लिए अपने लिए रेजिस्टेंट बना लिया, अंदर ही अंदर इम्यूनिटी बना ली। तो अब उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन के लिए CSIR ने NBRI के साथ इंजीनियर किया एक इंसेक्टिडियल जीन, जिसके थ्रू इन्होंने दिखाया कि ये एक प्लांट बन गया और वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है पीवीडब्ल्यू के भी अगेंस्ट। समझे? अब पीवीडब्ल्यू है क्या और इसके इफेक्ट क्या है? पीवीडब्ल्यू को हमारे यहाँ लोकली बोलते हैं गुलाबी सुंदी। गोज थ्रू मल्टीपल स्टेजेस। नॉर्मल स्टेजेस हैं, जैसे कि एक बटरफ्लाई पैदा होती है वैसे ये भी अपना हो रहा है, ठीक है। गुलाबी सुंदी, गूगल करो गुलाबी सुंदी की इमेज कैसी है, तभी आपको समझ में आएगा क्या है। जैसे एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अपना एडल्ट। गुलाबी शरारा, मेरे में तो यार है लड़की आ रही है साड़ी पहने हुए, अपना देखो। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। लीडिंग टू लॉस ऑफ सीड्स एंड फाइबर स्प्रेड अ सीवियरिटी लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश। बस ये इतनी जगह पे, इट्स वेरी सिंपल, आप रीड कर लेना होगे। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। ये न्यूज के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लिटरली मैं बता रहा हूँ। इस न्यूज के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था कि मेरे को लग रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे वापस। नासा's astronaut returned to Earth after being stuck in space for 286 days. Note down these days, 286 कैसे रहेंगे वहां पे? चिल, आराम से रहे वहां पे। कहां पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे वो लोग। और ये लोग कौन थे? अपने सुनीता विलियम्स और एक और का मुझे नाम नहीं पता। फक यू, इट डजंट मैटर, ओके। दे ट्रेवल्ड, मतलब ये कहाँ गए? रुके थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रुके थे। अब ये गए किससे थे? ये गए थे बोइंग CST-100 स्टार लाइनर से गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये इसमें जो अंदर हीलियम थे, हीलियम लीक्स हो गया, तो इसके ट्रस्ट में भी प्रॉब्लम आने लगा। ट्रस्ट मतलब जिससे अपना रॉकेट उड़ता है या फिर वापस आएगा, तो इसकी वजह से जो री एंट्री होनी थी उसमें इश्यूज आ रहे थे, इसलिए वो 286 डेज के लिए वहां थे। अब मैं बताऊं ना, स्पेस में जो जाते हैं उनकी हाइट अचानक से बढ़ने लग जाती है। स्पेस में हाइट ज़्यादा जल्दी बढ़ती है और तुमको मसल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लाइक तुम स्पेस पे गए, तुम्हारी जो मसल डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तुम यहाँ पे इंडिया में आके, मतलब हमारे यहाँ क्योंकि ग्रेविटी है, यहाँ पे आके कूदाकादी करोगे तो मर जाओगे। एज सिंपल एज लाइक दैट, ठीक है। और इफ यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर ना, तो हमला अचानक से होता है, हमेशा बच के रहना चाहिए। मैंने किसी को हैरेस नहीं किया। सोवियत कॉस्मोनॉट, हाँ ये देखो, अब यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बताएंगे। अगर मतलब यूपीएससी पूछेगा तो नहीं, फिर भी लिखो ये नाम, वैलेरी पोलियाकोव्स। क्या है? वैलेरी पोलियाकोव। अभी है कौन है? इसने ना अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा डेज निकाले हैं, 438 डेज। ये सुनीता विलियम और एक और सब जो भी नाम तक गया था, उसको उन सबको छोड़ो, ये नाम याद रखो। ये कहाँ का? अपने सोवियत यूनियन का, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं स्पेस में? हेल्थ चैलेंजेस, हेल्थ मतलब इश्यूज रहेंगे जब इतने टाइम रहे स्पेस में। तो इश्यूज क्या होते हैं? पहला, स्पेस रेडिएशन, जिसकी वजह से हमको कैंसर भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड्स, जिसकी वजह से हमको मसल एट्रोफी हो सकती है और बोन डेंसिटी लॉस भी हो सकता है, होता ही है। नासा ने ऑब्जर्व किया है वेट बेयरिंग बोन लॉस फ्रॉम 1 to 1.5% पर मंथ इन माइक्रोग्रेविटी। और एक तो इंसोलेशन, आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट का भी फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तुमको ऐसा लगेगा भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ, मतलब
अर्थ में तो इतने सारे लोग लगते हैं, स्पेस में तुम छोटे छोटे एरिया में पड़े रहोगे और फिर बोलोगे भाई यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, हम तो फंस गए। सिंपल, वेरी सिंपल। अब तुम लोग बोलोगे भाई इतना इजी तो करंट अफेयर है, मैं खुद पढ़ लूंगा, पढ़ लो जाके। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बोलता है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल राइट। अब जब भी आपके सामने कोई चमन आदमी आ जाए और वो आपसे बोले कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल क्या ज्यादा होना चाहिए, आप बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चे वाली बात कर दी ना मैंने। तो अभी ये मत करना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उससे बोलना कि ये वाला केस जाके पढ़ लो, ऑरोविल फाउंडेशन वर्सेस नेवरोज मोडी केस। तो ऑरोविल है किधर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु पुडुचेरी में, एक बहुत सुंदर जगह, एक अलग कॉन्सेप्ट में बनाई हुई एक ऐसी प्लेन्ड जगह है ना, आपको इस बारे में सर्च करके मजा आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हर बार बोल देती है। गोल्डन बैलेंस क्या होता है, गोल्डन बैलेंस सिंपल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतना ही हो जितना वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रही। अगर एनवायरमेंट को हार्म कर रही तो रोको उसको, स्टॉप दैट शिट। Environmental right. The right to clean environment is a fundamental right under आर्टिकल नंबर 14 to 21। सीधी सीधी बात है, राइट टू डेवलपमेंट भी फंडामेंटल राइट है 1914 से लेकर 21 तक। अब मैं जो बोला सस्टेनेबल ग्रोथ सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना, ऑरोविल फाउंडेशन वर्सेस नेवरोज मूडी केस। आंसर राइटिंग में लिख दोगे, मजा आ जाए टीचर को, ऐसा देख के ही वो बेहोश। अब एक छोटका फुटका सा न्यूज पढ़ लो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया कि डॉलर की जगह लोग इंडियन रुपीस को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडिया की वैल्यू डॉलर से नहीं, अब इंडिया की वैल्यू गोल्ड से रिलेटेड कर रही है, या फिर इंडिया की रुपीस की वैल्यू दूसरे रुपीस की वैल्यू से कंपेयर नहीं होने की जाए, दूसरे रुपीस की वैल्यू इंडिया के रुपीस से कंपेयर हो रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया ना भाई, मान जाऊंगे यही है गवर्नमेंट हमारी। बाकी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए तो सबसे पहली बात है कि तुम ऐसा बोल दो भाई ये मेरा पैसा है, मैं इसी से काम चलाऊंगा, तो बोलेंगे ये नहीं हमको नहीं चलाना, तो तुमको कहीं और से जाना है तो वहां से जाके ले लो। वो ऐसा नहीं होता, आपके लिए साइन करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें दो पार्टी, एक इधर बैठे एक उधर बैठे, वो बोलेगा ऐसा होगा ऐसा होगा, दोनों जिसमें लाइक सहनभूति सहनभूति नहीं क्या बोलते इसको, सहमति बनाएंगे, दोनों जिसमें सहमत होंगे वो काम होगा। समझे समझे, वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। ये भी जो अपना करंट साल है उसमें आई एक रिपोर्ट जो कि बोलती है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच के लिए यूएसए तो बहुत मारा जा रहा है ना। अब आपको यूएसए की रैंक बता दो, यूएसए की रैंक भी गिरावट में आई, इन 33 कंट्री आई आगे, और वो बोलते हैं हमारी रैंक निकालो फ्यूचर ऑफ स्पीच इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, तो इंडिया की रैंक 23rd होगी। अब सबसे आगे किसकी रैंक है, ये अपना डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ये इनकी क्यों होती है, क्योंकि ये है अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्री। नहीं, इसका रीजन ये है कि ये रिपोर्ट यूरोप निकालती। इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इंडिया की रैंक 24th आई है 33 कंट्रीज में। ये तो खुद निकालते, खुद खेलते, हम भी निकाल देंगे, हम बोलेंगे टॉप। मैं तो ये करता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंबा रामायण, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू रिवाइव द कंबा रामायण। कंबा रामायण है क्या, तो अब कंबा रामायण की जगह रामायण इस रामायण सेम वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि की रामायण है वो ही रामायण है अपनी कंबा रामायण। लेकिन जो कंबा एक बंदे ने खुद से लिखी है, तो ये कंबन जो कि थंजावुर में बॉर्न हुए थे चोला किंगडम के अंदर, चोला किंगडम की रामायण है ये। और ये कंबन हमारे तमिल लिटरेचर के 3rd ग्रेटेस्ट वेव में आए थे। संगम पीरियड आया, उसके बाद क्या भक्ति लिटरेचर ऑफ अलवर्स वगैरह आया। ठीक है, अब इस रामायण के बारे में बात करते हैं, अबाउट कंबा रामायण के बारे में। तो द कंबा रामायण वॉज कंपोज बाय ग्रेट पोएट कंबन इन तमिल।
टाइम पीरियड 12 से 13 सेंचुरी, बस इतना ही याद करने के लिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस यही है कि जो हमारी वाल्मीकि की रामायण थी जिसको पूरे इंडिया में और मतलब जब अखंड भारत था उसमें हर जगह एक्सेप्ट किया गया, तो वही चीज अभी भी एक्सेप्ट हुई है। ओके, सिंपल एज लाइक दैट। हाँ, चलिए नए टॉपिक, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च निडार। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आ जाएगा NIDAR निडार, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। अभी ड्रोन ड्रोन ना आजकल गवर्नमेंट क्यों इतना ड्रोन के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि हमारी बॉर्डर देख लो, नॉर्थ में चाइना, पाकिस्तान। अभी चाइना तो टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे करके, तो अब वो क्या कर रहा है, अपनी चीजें कहाँ पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान भी एक टाइम आएगा कि हमारे यहाँ ड्रोन भेजने लगेंगे और ड्रोन के थ्रू वो हमारे पर निगरानी करने लगेंगे। वो सब छोड़ो, ये PDF कितनी सेक्सी लग रही है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत सफल है, तो वो जो स्कैनर देख रहा है ना, उसमें पैसा भेज दो, मैं दारू पीऊंगा उससे और नशे करूंगा, उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, छुट्टा भी लूंगा। चलिए हाँ, तो अपन खाते नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च निडार। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। चलो ये तो आप कर दोगे इजिली। अब ये कोलेबरेट कर रही एक और ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको बोलते हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लॉन्च करेगी निडार को अंडर ये स्वायान इनिशिएटिव। स्वायान मतलब हमारा खुद का यान। अभी इस निडार का मेन एम क्या है कि जो इंडियन स्टूडेंट है जो रील बनाने में व्यस्त है, उनको इंस्पायर करे कि वो हमारे लिए ड्रोन। अब ये कैसे करने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका एम है, गवर्नमेंट कुछ बोलती है करती कुछ है, पैसा आएगा करप्शन में चला जाएगा। हा हा, जस्ट एन जोक। अभी बस देखो, ड्रोन का काम तो बहुत सारे हैं। हम जो उड़ा रहे नॉर्मल, जो शादी में उड़ रहा है वो ड्रोन तो है ही। अभी एक ड्रोन होता है ड्रोन बॉम्ब हो गया। तो जो अभी आपको लगता है कि जो आर्मी है, आर्मी में जो बढ़िया तरीके से मिसाइल लेके जा रहा है, वो क्लीन हो रहा है, वो काम चला जाएगा मतलब उसमें इंसान का रिस्क नहीं रहेगा। ये ड्रोन्स वगैरह प्रॉपर तरीके से आ गए, हमको प्रॉपर टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की मिल जाए, ठीक है। इसमें जो रियल वर्ल्ड चैलेंज है, ये जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस नहीं, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में हम बच्चों को लेकर आएंगे, जो रील्स में है और जो रियल वर्ल्ड में है उनसे निकाल के रियल वर्ल्ड में लाना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे लोग रील्स बना के पैसा कमा रहे हैं, उनको इस टेक्नोलॉजिकली पॉइंट पे आगे कैसे लेके जाए। चले, जिस सोयान कब हुई थी अप्रूव, 2022 में लिखा हुआ इजिली, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज, हाँ, बेतवा रिवर का अपना पानी सूख रहा है। जितना उसके अंदर नेचुरल पानी रहता था उसको ही मेंटेन करने में उसको इश्यूज आ रहे हैं। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमसे हरामी कौन हो सकता है, ह्यूमंस आर लाइक शिट, टट्टी की तरह है ह्यूमंस। तो इश्यू ये आ रहा है, बेतर रिवर में पानी खुद का मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही बताता हूँ नॉर्मल सी चीज़ें। सबसे पहले हम ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी वहाँ से, या फिर जो अपने माफियास वगैरह होते हैं, सैंड माफियास, वो हैं, सैंड एंड डल जाते हैं तो उसका वो पूरा चेंज होता है, तो पानी का फ्लो भी चेंज हो जाता है। अब केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट तो आपको पता ही होगा, जिसके लिए काम चल ही रहा है। तो अब मेन चीज कहाँ से, यूपीएससी क्या पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा कि रिवर के बारे में अगर ये पूछ लिए बेतवा रिवर, तो सबसे पहले निकलती है इधर से, मध्य प्रदेश से। एक डिस्ट्रिक्ट है झिर्री रिवर, झिर्री विलेज, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल के पास है। ये यहाँ से निकलती है यमुना और हमीरपुर यूपी, वहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है। कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल ऑफ छेड़ी किंगडम, यहाँ पे कौन सा किंगडम था, हाँ, बेता रिवर के आसपास कौन से किंगडम इंपॉर्टेंट किंगडम थे, कौन से सेंचुरी में, छेड़ी किंगडम, ठीक है।
और ये उस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, सुक्तामती। शेडी किंगडम क्या बोलता था, हमारा जो किंगडम है बढ़िया सुंदर सी एक नदी के बाजू में, उस नदी का नाम क्या है, सुक्तामती। देखो मैं ऑप्शन मतलब यस। आपका यूपीएससी होगा ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो, ऑप्शन 3 व्हाई नॉट, ऑप्शन 4 पता नहीं यार। तो आप कहाँ आते हो, ऑप्शन 4 में आते हो। समझे समझे, मैं भी इसी में आया। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया। अभी बेतवा रिवर बोर्ड कब बना था, 1976 में, जिसके अकॉर्डिंगली इनका डिस्कशन चल रहा था केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ना ना ना, अभी आपके लिए एक और चीज है, पेरू। मैं सोच रहा था कि जो मैपिंग होती है वो आपको अचानक से आती है, लेकिन जो एग्जाम में आती है वो तो कुछ पर्टिकुलर मैपिंग होती है ना। जब लोग बोलते करंट अफेयर से रिलेटेड मैपिंग करो, करंट अफेयर से रिलेटेड मैपिंग करो, हमको तो नहीं पता ना क्या है करंट अफेयर्स में, कैसे बताएं कि ये यही है, दिस इज द थिंग विच आई वांट, करंट अफेयर में मैपिंग। तो ये आदित्य आपके सामने हाजिर, और आदित्य आपको आज बताएगा करंट अफेयर से रिलेटेड मैपिंग कैसे होती है। अभी एक न्यूज थी हमारे यहाँ फेमस, पेरू में क्या हुआ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गई, और जो यहाँ की कैपिटल लीमा, उसमें आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया। तो अब यहां से हमको कहां पहुंच जाना चाहिए, जैसे और यहाँ पेरू लिखा दिख रहा है, तो अब पेरू से आपको क्या दिखना चाहिए, पेरू की लोकेशन, कि ये अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इस ओशियन के बाजू में, क्योंकि ये तो है ना साउथ अमेरिका में, दो ओशियन है, एक अटलांटिक है और एक पैसिफिक ओशियन। तो पेरू कनेक्टेड हमारा पैसिफिक ओशियन से, ऊपर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, नीचे अपना क्या है, बोलिविया एंड चाइले। तो ये प्रॉपर 5, ये देखो इधर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया एंड चाइले, प्रॉपर 5 कंट्रीज से कनेक्टेड है। अब इसमें कुछ माउंटेन्स भी हैं, अमेज़न बेसिन है अपना यहाँ पे, एंडीज है, ठीक है। अभी 60% ऑफ पेरू तो भाई अमेज़न फॉरेस्ट से ही कवर्ड है ना। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर डेजर्ट भी, जैसे अटकामा डेजर्ट, साउदर्न पार्ट ऑफ पेरू से स्टार्ट होता है, और ठीक है अपना। इसके बाद कुछ हो गया नाजका लाइंस, हम्बोल्ट करंट भी यहीं से उठती है, तो यहाँ पे आती कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट आपको पता होगा, इजीली पता होगा। नेचुरल रिसोर्स क्या है, पेरू हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व। अभी मेरे को पता चला, मेरे को पेरू क्यों जाने का मन कर रहा था, क्योंकि पेरू में है पैसा, और पैसा मैं इतना जोड़ू कि मैं सबको पेलू, नहीं मतलब पेरू, दैट्स व्हाई। तो फिर गाइस देखो, इतनी सी बात है। धन्यवाद मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे पास आए और आपने मेरे से कुछ सीखा। आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हो आएगा कल एग्जैक्टली एट मैं कितने बजे अपलोड करूं, 10 AM। ओके बाय बाय।